हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। आज हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक। तो इन 90 साल में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं और जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप देखेंगे कहानी के माध्यम से आपको इजिली सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो 1857 से 1947 तक चलता है और इन 90 सालों में जो है ये देखा जाता है कि भारतीय इतिहास में ये काफी लंबे समय तक चलने वाले ये प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन ही था जो इतने सालों तक चला, जो कि एक 90 साल एक काफी लंबा टाइम पीरियड होता है। उस बीच ये राष्ट्रीय आंदोलन चलते हैं और इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की बात करें तो 1885 ईस्वी में होता है, जब कांग्रेस का गठन होता है। तो 1885 में जब कांग्रेस का गठन होता है तब इस आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन की फॉर्मल शुरुआत देखी जाती है, औपचारिक। लेकिन अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो 1857 मतलब इनफॉर्मल रूप से देखा जाए तो 1857 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अब औपचारिक और अनौपचारिक में ये अंतर है कि जब 1885 तक क्या होता है, लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना उदय हो चुकी थी, लेकिन 1857 तक लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए युद्ध में शामिल हुए थे और ब्रिटिश कंपनी से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम, उससे मतलब कि उन्होंने लड़ाई किया, युद्ध किया 1857 में, उनके अगेंस्ट खड़े हुए। बट 1885 में एक राष्ट्रवाद भावना आ चुकी थी, तो इसलिए इसको फॉर्मल इनफॉर्मल के रूप में इसको विभाजित किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह की बात करें तो स्वतंत्रता के लिए ये पहला युद्ध था। इसको स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध माना जाता है। तो कौन सा है ये? 1857 का रिवोल्ट। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला जो है बड़े पैमाने पर विद्रोह था। तो ये पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था। कहाँ से हुई थी शुरुआत इसकी? मेरठ से होती है। और विद्रोह ये असफल तो रहा, लेकिन इसने क्या किया, जनता में एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला। तो ये जो है भारत में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उभारा। मतलब इससे क्या होता है कि ये आंदोलन तो असफल रहा, क्योंकि इसमें क्या था कि लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लगे थे, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी और सभी लोग इसमें शामिल भी नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों का साथ दे देते हैं, जिसकी वजह से ये जो विद्रोह रहता है, रिवोल्ट रहता है, असफल रहता है। लेकिन इसने जो है जनता में एक बहुत ज्यादा प्रभाव डाला और ये भारत में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उभारा। इसके बाद 1857 के बाद हम देखेंगे कई स्वतंत्रता आंदोलन ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इस क्रांति के अगर प्रमुख की बात की जाए तो इसके जो हीरो थे वो कौन थे? मंगल पांडे थे। और इन्होंने सबसे पहले अपने कमांडर के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो मंगल पांडे उनके सैनिक रहते हैं ब्रिटिशर की तरफ से, तो उस टाइम राइफल का एक प्रयोग किया गया था जिसमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल था और मुंह से उसको तोड़ना रहता था राइफल को चालू करने के लिए। तो इसकी वजह से वहां पे मंगल पांडे समेत जितने भी भारतीय सैनिक थे उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उनके धर्म के खिलाफ ये एक धर्म के खिलाफ जा रहा था। धर्म में उनके ये सब अपवित्र माना जाता था। तो जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति होती, विद्रोह होता है और इसमें मंगल पांडे हीरो के तौर पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट ईयर आता है 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। तो डेट की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है और इसके संस्थापक कौन रहते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में A.O. ह्यूम भी कहा जाता है और ये स्कॉटलैंड के थे। तो इसके संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। और स्थान की बात करें तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गठन हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसका नाम बदल कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा? दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था
तो इसके जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। मैं गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अब उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष। तो मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। और प्रथम यूरोपियन कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, जो भारतीय नहीं थे, यूरोपियन थे। तो वो कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू। और कांग्रेस की प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो दोनों कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजिनी नायडू होंगे। तो यहाँ पे आप ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर रहिएगा इस कंफ्यूजन से कि प्रथम अगर भारतीय पूछेगा तभी सरोजिनी नायडू होंगी, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष केवल पूछता है तो एनी बेसेंट होंगी। अब बात करते हैं पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो कौन से अधिवेशन में भारत का जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्ला सयानी, जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जब वंदे मातरम गीत गाया गया था। और वंदे मातरम गीत की बात करें तो किसने लिखा है इसे? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो वंदे मातरम गीत गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, उस समय अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी थे। और बात करें ये लिखा किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और उनका उपन्यास कौन सा था? आनंद मठ में ये लिखा गया है। अब हम नेक्स्ट ईयर देखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, मतलब क्या आता है? 1905 में क्या होता है? देखा जाता है बंगाल का विभाजन की घोषणा होती है। तो हम इसको समझते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार देखा गया एग्जाम में। तो उद्देश्य क्या रहता है? ये जो विभाजन किया जाता है इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? हिंदू और मुसलमान की जो एकता थी उसको तोड़ना, क्योंकि उस टाइम से हिंदू और मुसलमान के बीच में काफी यूनिटी देखी जा रही थी। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स डर गए और उन्होंने ये फैसला किया कि बंगाल का विभाजन करते हैं। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन जो है, उस समय जब बंगाल का विभाजन होता है तब जो है ये वायसराय रहता है। और इसको लागू कब किया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया जाता है। मतलब बंगाल का जो विभाजन है वो हो जाता है। बंगाल का विभाजन किस बेसिस पे किया जाता है? तो इसको दो भागों में ऐसे बांटते हैं, एक को बना देते हैं पश्चिम बंगाल और एक को बना देते हैं पूर्वी बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा मतलब पार्ट आता है? तो अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का पार्ट आता है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पार्ट को जोड़ के क्या बना दिया जाता है? पश्चिम बंगाल। और ये इसमें क्या था? हिंदू जो है, हिंदू जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा थी इस एरिया में। पश्चिम बंगाल में हिंदू जो जनसंख्या थी वो ज्यादा थी। और वही पूर्वी बंगाल में क्या आता है? पूर्वी बंगाल और असम को मिला के पूर्वी बंगाल बना दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? मुस्लिम जो जनसंख्या थी वो ज्यादा थी। तो ऐसे करके हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने का प्रयास किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये हम देखेंगे, ये है पश्चिम बंगाल और ये है पूर्वी बंगाल। और यहाँ पे क्या होती है? इधर मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा होती है और यहाँ पे हिंदू की जनसंख्या ज्यादा होती है। तो ऐसे करके पूर्वी और पश्चिम बंगाल को तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल विभाजन के कुछ और फैक्ट हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो जाता है, जो अभी हमने देखा कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 से, मतलब 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू कर दिया। और विभाजन के फलस्वरूप क्या हो जाता है? बंगाल एवं संपूर्ण देश में एक रोष और विद्रोह की जो विरोध की भावना है वो दौड़ जाती है लोगों के अंदर। और ज्यादा ब्रिटिश के प्रति जो मतलब कि गुस्सा था लोगों का वो और ज्यादा तेज हो जाता है। और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया था और बंगाल का विभाजन किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान से, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी जो राष्ट्रवादी लेखक थे, उनके कहने पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया लोगों के द्वारा।
बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो प्रसिद्ध गीत है अमार सोनार बंगला लिखा और यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ये जो अमार सोनार बंगला जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दौरान लिखा था, वो बांग्लादेश जो अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश है उसका क्या है, ये उसका राष्ट्रगान है। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्होंने बांग्लादेश और भारत का राष्ट्र गान लिखा है। तो ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो दो देशों का राष्ट्रगान लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की 1906। 1906 में क्या होता है, बंगाल की विभाजन के पश्चात, मतलब अभी हमने देखा 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, तो मुसलमानों ने क्या किया, एक शिष्टमंडल बनाया जिनमें 36 लोग को शामिल किया और इनका नेतृत्व किसने किया था, आगा खान ने किया था। और 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में जो उस समय वायसराय थे, 1906 में जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो से मिला। मतलब ये जो इन्होंने जो मुसलमानों का एक शिष्टमंडल बनाया और एक प्रत्येक निर्वाचन मंडल की मांग की, तो वो लॉर्ड मिंटो ने इनको ये मांग इनकी स्वीकार कर ली। और ये जो है इसका जो शिष्टमंडल था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, वो आगा खां कर रहे थे। अब इस बात करते हैं, इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमान के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की मांग की। तो जो ये जो बनाया गया, मतलब प्रत्येक निर्वाचन मंडल की जो बात को स्वीकार कर लिया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा, तो इस शिष्टमंडल में जिसमें 36 लोग थे, इन्होंने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमान के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की मांग की कि हमें जो है प्रत्येक निर्वाचन मंडल क्या है कि मुसलमानों को अलग से सीटें दी जाए चुनावों में। उसके बाद क्या होता है कि इसकी स्थापना, मतलब जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। और इसकी जो स्थापना के समय जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, आगा खां, ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। तो जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो आगा खां रहते हैं, नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के जो ये 3 सदस्य रहते हैं जो इसका नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ये उस समय जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तब इसमें शामिल नहीं रहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। तो ये याद रखिएगा क्योंकि अधिकतर ये क्वेश्चन देखा गया है जिसमें ऑप्शन में जिन्ना को भी डाला गया है। तो जिन्ना जो है इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे, वो 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 1907 का कांग्रेस का विभाजन। तो 1906 में हमने मुस्लिम लीग की स्थापना देख ली। अब उसी के क्रम में दूसरा वर्ष देखते हैं 1907। इसमें क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब कांग्रेस की बात करें तो अभी हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसका गठन 1885 में होता है और उसके बाद से हर साल उसके उसके जो है हर साल जो है इसके सेशन चलते रहते हैं, उसका सत्र जो है चलता रहता है कांग्रेस का। और उसी बीच में 1907 का एक सत्र आता है, सेशन आता है। इसमें क्या होता है, ये सेशन जो होता है, ये सत्र सूरत में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय राज बिहारी घोष थे। तो 1907 का सूरत अधिवेशन और अध्यक्ष कौन थे, राज बिहारी घोष। तो राज बिहारी घोष के अध्यक्षता में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और कांग्रेस का विभाजन जो है होता है वो गरम दल और नरम दल के मतलब मतभेद हो जाता है। इन दोनों के विचारों में, इनके थॉट प्रोसेस में मतभेद रहता है क्योंकि गरम दल का मानना था कि जो हमारा हक है हम उसको उनसे छीनेंगे, और नरम दल का है मानना क्या था कि हम उनसे आराम आराम से बोलेंगे कि हमें जो है ये चीज चाहिए तो वो हमें देंगे, हम आराम आराम से चीजें उनके पास ले जाएंगे। तो इसकी वजह से इनके थॉट प्रोसेस में थोड़ा मतभेद हो जाता है और यहाँ पे कांग्रेस के बीच में विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच में। और गरम दल की बात करें तो गरम दल के नेता, ये 4 प्रमुख नेता हैं, तो इनको बस याद रखिएगा और इनको एलिमिनेट करके आप नरम दल तक पहुंच जाएंगे। तो मेन हमें ये गरम दल के नेताओं को याद रखना है। तो गरम दल के नेता की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये 4 जो है गरम दल के नेता थे। और इनको ये जो बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, विपिन चंद्र पाल है, इन तीनों को एक साथ जो है लाल बाल पाल कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और वही नरम दल की बात करें, उदारवादी जो नेता थे वो दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सारे जो है नरम दल के नेता थे। अब हम बात करते हैं 1908।
1907 के बाद हम चलते हैं 1908 की तरफ। तो 1908 की बात करें तो इस समय जो है एक और क्रांतिकारी एक युवा क्रांतिकारी हम कह सकते हैं, उनको भी इतिहास के पन्नों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ये सबसे कम उम्र के रहते हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। तो उनका नाम क्या है? खुदीराम बोस। अब खुदीराम बोस जो है ये सबसे युवा क्रांतिकारी थे जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है इन्होंने विरोध किया था। और इनकी जन्म की बात करें तो 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में खुदीराम बोस का जन्म होता है। और इन्हें जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जो है इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और फांसी दी जाती है। अब मुजफ्फरपुर षड्यंत्र को समझते हैं तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में क्या होता है, जो मुजफ्फरपुर के जज थे D.H. किंग्सफोर्ड, इनको मारने की साजिश की जाती है। तो इसी आरोप में खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल ये लोग जो है किंग्सफोर्ड को नहीं मार पाते हैं और गलती से उनकी बीवी और बच्चे की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। तो 11 अगस्त जो है 1908 को 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी दे दी जाती है और ये जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बनते हैं। तो सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा कौन थे? खुदीराम बोस थे। और कब इनको फांसी दी जाती है? 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में इनको फांसी दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1913। तो 1913 की बात करें तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे गदर पार्टी की स्थापना और कहाँ पे होती है। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है, जो हमने अभी 1905 में पढ़ा। 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन कर दिया जाता है उसे 1911 में रद्द कर दिया जाता है। और इस समय वायसराय कौन रहते हैं? इस समय रहते हैं हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग जो है वायसराय रहते हैं। और क्यों बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है? क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश था, बहुत ज्यादा हर जगह दंगे हो रहे थे। तो और उस समय 1911 में ही जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश किंग थे उनका आगमन था। तो उनके आने के कारण जो है हार्डिंग ने लोगों को शांत करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और कब किया? 1911 में। और फिर आता है 1913। 1913 में क्या होता है? गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। तो ये याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल ये पार्टी थी। तो ये अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था और इसका गठन कब होता है? 1913 में होता है। और कहाँ पे होता है इसका मुख्यालय? हेडक्वार्टर की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर होता है। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? यूएसए अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पे इसका जो है स्थापना होता है, वहीं पे इसका मुख्यालय रहता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो किसने इसकी स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने इसकी स्थापना की थी गदर पार्टी की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है लाला हरदयाल और ये है सोहन सिंह भकना। इन दोनों ने मिलकर जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। और ये था गदर पार्टी का सिंबल। अब हम बात करते हैं 1914 की। तो 1914 में क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है, मतलब टोटल ये 4 साल युद्ध होता है। ये विश्व युद्ध पहला विश्व युद्ध रहता है 1914 में शुरू होता है। और उसके बाद आता है 1915। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है। तो 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आते हैं। और 1916 में लखनऊ समझौता होता है। तो 1916 में लखनऊ समझौता मतलब ये कांग्रेस का ही अधिवेशन था 1916 में। तो लखनऊ में होता है, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। 1916 में लखनऊ में ये अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहते हैं, जो लखनऊ समझौता के। तो याद रखिएगा 1916 लखनऊ में यह अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार इसके जो है अध्यक्ष रहते हैं। और इसमें इस अधिवेशन की खास बात क्या है? तो इसमें नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो जाता है। जो हमने देखा सूरत अधिवेशन में 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है 1916 में नरम दल और गरम दल को
मिला दिया जाता है, उनका एकीकरण हो जाता है। और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है। जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, अभी हमने देखा, और जो है कांग्रेस ने उसको मान्यता नहीं दी थी। लेकिन अब क्या होता है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को जो है मतलब मान्यता दे दी, तो इन दोनों के बीच में भी समझौता हो जाता है। इसी वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की भी शुरुआत होती है, और यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चलने वाला जो है आंदोलन था। और ये आंदोलन कहाँ से प्रेरित था, आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित था, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में होता है और 1916 उसी बीच आता है। तो ये आंदोलन क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही चलता है। और ये किससे प्रेरित था, आयरिश होम रूल लीग से इसको प्रेरणा मिली थी। और इसका जो है उद्देश्य क्या था कि जो है अपने देश में स्वशासन जो है इस्टेब्लिश करना, स्वशासन का निर्माण करना अपने देश में। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और इसके प्रमुख लीडर की बात करें तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है इसके मेन लीडर रहते हैं। और एनी बेसेंट की बात करें तो ये मद्रास होम रूल लीग की स्थापना से रिलेटेड थी, और बाल गंगाधर तिलक जो है पुणे जो है होम रूल लीग की स्थापना से रिलेटेड थे। तो ये पुणे से रिलेटेड थे और ये मद्रास से, तो ये याद रखिएगा। दो मेन लीडर थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट ईयर आता है 1916 के बाद 1917। 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत होती है। तो चंपारण जो है कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। वहाँ के जो स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल, वे गांधी जी से मिलते हैं, और चंपारण जो बिहार जो कि बिहार में, अभी हमने देखा कि बिहार में पड़ता है, उसके बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में गांधी जी को बताते हैं कि वहाँ पे 3 कठिया प्रणाली जो है लागू कर दी गई है किसानों के ऊपर। तो और ये कब बताते हैं, ये कहाँ पे बताते हैं वो, तो ये जो 1916 का अभी हमने लखनऊ अधिवेशन पढ़ा, तो वहीं पे राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मुलाकात करते हैं और वहाँ जो है चंपारण के किसानों के बारे में बताते हैं। और अब समझते हैं 3 कठिया प्रणाली क्या होती है। तो 3 कठिया प्रणाली की बात करें तो जो ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो बगान मालिकों ने किसान से यह करा लिया था कि वे जो अपनी भूमि है, मतलब जो उनकी जमीन है, उसके 3/20वें हिस्से में नील की खेती करेंगे। मतलब 20 में से 3 हिस्से में वो क्या करेंगे, नील की खेती करना उनके लिए मतलब कंपलसरी था। तो इसी जो ये जो पद्धति थी, मतलब ये जो इन्होंने ये जो सिस्टम लागू किया था, उसी को 3 कटिया प्रणाली कहा जाता था। तो 20 में से 3 हिस्से में नील की खेती करना किसानों के लिए, चंपारण के किसान के लिए कंपलसरी था। तो यही प्रॉब्लम जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बताई। तो इसके बाद जो है गांधी जी ने इसके विरोध जो है आंदोलन किया वहाँ के किसानों के साथ मिलके, और ये आंदोलन का पहला आंदोलन था जो इंडिया में होता है। कौन सा था वो, चंपारण आंदोलन। तो ये भी याद रखिएगा 1917 में। और ये आंदोलन जो है सफल रहता है, और इसकी सफलता के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, और उसके बाद उन्हें क्या महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो चंपारण आंदोलन में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। नेक्स्ट हम चलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में होता है। तो 1917 के बाद ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसको समझते हैं तो ये चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। तो अब क्या होता है कि चंपारण के बाद जो है गांधी जी अहमदाबाद पहुंचते हैं, वहाँ के जो मजदूर रहते हैं उनसे मिलते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं। तो वहाँ का जो मैटर क्या था कि जो प्लेग उस टाइम बीमारी चल रही थी, जैसे अभी कोरोना आया था वैसे उस टाइम प्लेग बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई थी इंडिया में। तो प्लेग की बीमारी के तहत, प्लेग बीमारी चल रही थी, तो जो वर्कर्स थे वो मिल आ नहीं रहे थे। तो वहाँ के मालिकों ने उन्हें बोनस देकर मतलब कहा कि आप आएंगे काम करने तो हम आपको बोनस देंगे। और लेकिन जब ये बीमारी जब खत्म हो गई तो जो मिल मालिक थे वो बोनस को समाप्त करना चाह रहे थे। अब वो बोनस नहीं देना चाह रहे थे, तो मजदूर जो है उसका विरोध कर रहे थे, और इसी की वजह से गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा। तो गांधी जी ने उनको प्रेरित किया कि आप हड़ताल करिए।
स्ट्राइक करी है। तो ये था पूरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी इसी वर्ष 1918 में होता है और इसके बाद उसी वर्ष हमने देखा कि 1918 में मतलब दो हमारे आंदोलन हो गए, एक अहमदाबाद मिल आंदोलन और एक खेड़ा आंदोलन। और ये दोनों किसके मतलब ये आंदोलन किसने मतलब नेतृत्व किए थे, तो गांधी जी ने नेतृत्व किए थे और 1917 में चंपारण। तो ये तीनों आंदोलन आप सीक्वेंस से याद रखिएगा। तो ये खेड़ा कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। तो वहाँ के किसानों के साथ जो है अत्याचार हो रहे थे, अंग्रेज जो है उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे क्योंकि उनकी फसल क्या हो गई थी, किसानों की जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी क्योंकि उस टाइम क्या था, अकाल पड़ गया था, बारिश सही से हो नहीं रही थी। और लेकिन जो उनकी कर थे, कर में कोई भी कमी नहीं की जा रही थी अंग्रेज सरकारों द्वारा। तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि फसल नष्ट हो गई तो वो कर कैसे देंगे, टैक्स कैसे देंगे। तो उसकी वजह से खेड़ा आंदोलन की शुरुआत होती है गांधी जी के द्वारा। तो और गांधी जी किसानों को जो है कर ना देने की मतलब लगान ना देने का के लिए कहते हैं। और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ कर देना चाहिए। तो मतलब गांधी जी उनके जो किसान रहते हैं खेड़ा के, उनके साथ वो खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे और जो है ये जो है मौसम की वजह से यहाँ पे जो है इनका लगान जो है, इनका कर जो है माफ होना चाहिए क्योंकि ये इतने कैपेबल नहीं कि दे पाए क्योंकि इनकी फसल क्या हो गई, नष्ट हो चुकी है। और गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित थे और इस आंदोलन में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। तो मतलब अभी तक गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए थे उनके सभी आंदोलन सफल होते हैं, चाहे वो चंपारण था, चाहे अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक था और चाहे खेड़ा आंदोलन था, ये सभी आंदोलन के सफल होते हैं और साथ में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इससे पहले आंदोलन जो किए होते हैं वो भी सफल हो जाते हैं। तो इसके बाद से क्या हो गया कि महात्मा गांधी जी को एक बड़े नेता के तौर पे देखा जाने लगा। नेक्स्ट ईयर आता है 1919 और 1919 मतलब 1919 में रॉलेट एक्ट लाया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब 1918 में विश्व युद्ध की समाप्त हो जाता है, जैसे हमने देखा 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चलता है, तो वही 1918 में विश्व युद्ध जो है खत्म समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, 1919 में अंग्रेज जो है रॉलेट एक्ट को भारत में लाते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट जो है एक प्रकार का कानून था जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। परंतु इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। जैसा जैसा गांधी जी और भारत के लोग जो है सोच रहे थे कि जो है ये विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उनको कुछ अच्छा मतलब अंग्रेजों की तरफ से दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और गांधी जी जो है भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे। तो उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि हम गांधी जी ने भारतीयों ने इतनी हेल्प की है ब्रिटिशर्स की युद्ध में, तो वो एक अच्छा कुछ हमारे लिए लेके आएंगे, अच्छा कानून लेके आएंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है और वे रॉलेट एक्ट जो है 1919 में ले आते हैं और इसे जो है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है क्योंकि इसको जो है किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था इस कानून के तहत। किसी पे भी अगर शक है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जा सकता था और उसे कोई अधिकार नहीं था कि वो अपने लिए वकील या कोई दलील पेश करे। तो इसी वजह से इसे एक काला कानून भी कहा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार। और ये नरसंहार की बात करें तो ये नरसंहार का रीजन क्या रहता है, क्यों ये जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, तो उसको हम समझते हैं। तो उस समय जो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है रॉलेट एक्ट के तहत। इनको सस्पेंस के मतलब कि इनको शक के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है इन दोनों नेताओं को। तो जो है जनता में एक आक्रोश बहुत ज्यादा मतलब तेजी से फैल जाता है और कई जगह जो है हिंसा भी देखी जाती है जब इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। और 13 अप्रैल 1919 को शाम को जो है अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में विशाल सभा होती है रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जो है जो ये जो नेता थे
इन नेताओं को जो गिरफ्तार कर लिया जाता है उसमें भाषण चल रहे होते हैं कि जो है इनके अगेंस्ट लोग बोल रहे होते हैं कि जो ये नेता है इनको गिरफ्तार किया गया, वो भी बिना कोई भी सबूत के इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसकी वजह से काफी भीड़ वहां इकट्ठा होती है। और फिर क्या होता है कि जो वहां के जो ब्रिटिशर्स अधिकारी थे, उनका नाम क्या था, रॉगिनाल्ड डायर, इन्होंने क्या किया, अपने जो वो भीड़ रहती है उस पे गोली चलाने का आदेश दे दिया अपनी फौज को। और इस जो है ये गोलीबारी में काफी लोग की जो है मृत्यु होती है, लगभग 1500 लोग मारे जाते हैं। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 379 लोग मारे जाते हैं और 1200 लोग घायल होते हैं। तो जलियांवाला बाग जो है नरसंहार के समय भारत का वायसराय की बात करें तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है उस समय वायसराय थे। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग जब होता है उस समय वायसराय कौन थे, जेम्स फोर्ड रहते हैं। और जलियांवाला बाग कब होता है हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में होता है। और किसकी वजह से होता है, मतलब कि जलियांवाला बाग जो अमृतसर में लोग इकट्ठा होते हैं किसकी वजह से होते हैं, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो अरेस्ट हो जाते हैं उन्हीं के लिए ये लोग यहाँ पे विशाल सभा का आयोजन करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1919 से 1922 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। इस समय क्या होता है, जो तुर्की के खलीफा होते हैं वो सारे विश्व के मुसलमान का धार्मिक गुरु माना जाता था। मतलब जो तुर्की के जो खलीफा थे वो मुसलमानों में मतलब धार्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो खिलाफत आंदोलन का शुरुआत करने का मेन जो रीजन रहता है वो क्या रहता है, जो तुर्की के खलीफा होते हैं उनके साथ जो है अंग्रेजों का बुरा व्यवहार किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो भारत के मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वह मुसलमान को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि जब तक सभी लोग आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे तब तक जो है ब्रिटिशर्स से स्वतंत्रता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के साथ जो है मतलब जो गांधी जी रहते हैं वो भी हेल्प करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रहे इस खिलाफत आंदोलन को। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था। जो ये खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व दो अली बंधु कर रहे थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। और परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। तो जब खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 से 1922 में होता है। तुर्की के खलीफा के खिलाफ जो है बुरा व्यवहार किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू होता है मुसलमानों द्वारा। और इसका जो है सपोर्ट गांधी जी भी करते हैं। और जब ये आंदोलन की शुरुआत होती है तो दो भाइयों द्वारा इसको किया जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा। और बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे होते हैं। तो इतने फैक्ट हैं, तो आप इनको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चन ही बनते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो बस इतने फैक्ट से ही बनेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आंदोलन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में गांधी जी शुरू करते हैं। और इसमें क्या है, ये पूरे भारत के लोगों से साथ मिलके गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में करते हैं और ये प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन रहता है गांधी जी का। यह आंदोलन अहिंसक होना था, मतलब गांधी जी हमेशा अहिंसा को फॉलो करते थे। तो उसकी वजह से ये आंदोलन वो क्या करना चाह रहे थे कि एक अहिंसक रूप से चलाना चाह रहे थे, जिसमें भारतीयों को अपने किताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षा संस्थाओं, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। तो इस आंदोलन का मेन मोटिव था कि जो
मतलब बड़े-बड़े पद पे हैं, जो भारतीय बड़े पद पे हैं ब्रिटिशर्स के, उनको त्याग करना था। सरकारी शिक्षण संस्थाएँ थी, सरकारी सेवा, विदेशी सामान थे और चुनाव का भी बहिष्कार करना था। क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आती थी और जो कर थे, उनको भी हमें जो कर जो दिए जा रहे थे ब्रिटिशर्स को, उनको भी अब नहीं देना था इस आंदोलन के तहत। और गांधी जी ने भी अपनी केसरे-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। केसरे-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीयों को सेना में दाखिला कराने के लिए मतलब ब्रिटिशर्स को की सेना में जो है भारतीयों का बढ़ चढ़ के दाखिला कराया था गांधी जी ने, तब ब्रिटिशर्स के द्वारा केसरे-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी। तो गांधी जी ने इसी आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में अपनी केसरे-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले में, गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो यूपी के गोरखपुर जिले में 22 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी जाती है वहाँ पे, वहाँ के लोगों द्वारा, क्योंकि जो पुलिस वाले थे उन्होंने किसानों के जुलूस पे गोली चला दी थी। और इस घटना के बाद गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था, उसको हिंसात्मक बताते हुए उसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया। और ये निर्णय लेने के बाद जो है कई जो नेता थे उन्होंने इसकी आलोचना की। कई भारतीय नेताओं ने इस निर्णय की, गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के निर्णय की आलोचना की। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय संकट कहा और इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की। परंतु गांधी जी अपने इस फैसले पे डटे रहे और बाद में सभी ने इस फैसले को, गांधी जी के फैसले को स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ से ये याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय संकट बोला था चौरा कांड के बाद, जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म करने की बात की थी। तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की बात करें तो 1923 में इसके गठन होता है। तो ये गठन क्यों होता है इसको समझते हैं। इसके बाद जो ये असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है गांधी जी द्वारा, तो इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक पार्टी का गठन किया और उस पार्टी का नाम दिया स्वराज पार्टी। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये जो नेता थे ये गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे और इसकी वजह से इन्होंने ये नई पार्टी का गठन किया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। तो ये असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद ये दो प्रमुख नेता थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के विचारों से सहमत न होते हुए इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? बेलगांव में होता है और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। तो ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। उसके बाद बात करते हैं 1928 में साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। मतलब ये जो है ब्रिटेन से, यूके से मुंबई पहुंचा और यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध किया गया। तो जब ये साइमन कमीशन भारत आया तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया है, इस कमीशन का, साइमन कमीशन का भारत में विरोध काफी हुआ और नारा क्या लगाया? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा लगाया गया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया।
पर पुलिस के लाठी चार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इस मतलब कि जो साइमन कमीशन है जब लाहौर पहुंचा तो वहां के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। और वे नेतृत्व कर रहे थे, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस वालों ने उन पे लाठी चार्ज कर दिया और जिससे उनके सर पे चोट लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों बाद। नेक्स्ट आता है 1929। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इनके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आता है दांडी मार्च। दांडी मार्च की जो शुरुआत होती है वो 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत होती है और 6 अप्रैल 1930 तक ये मार्च जो है दांडी मार्च चलता है। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 78 सहभागियों ने भाग लिया था और टोटल दूरी जो है 241 मील तक कवर की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में है वहां पे आयोजित हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 से लेकर 1931 तक चलता है और ये कहाँ पे होता है? सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में है, वहां पर ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। यहाँ पे आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, यहीं पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। और उस समय जब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय ब्रिटिश सम्राट की बात करें तो जॉर्ज पंचम उस समय जो है ये ब्रिटिशर्स के जो किंग थे, सम्राट थे, वो जॉर्ज पंचम थे। और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो रैमजे मैकडोनाल्ड प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ये प्रधानमंत्री थे। और गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड इरविन। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखा गया है। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो जब ये सम्मेलन होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि, इसमें से जो 89 प्रतिनिधि थे उनको हम समझते हैं कहाँ से थे वो? तो ब्रिटिश राजनीतिक जो दल थे उनसे 16 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतें जो थी उनसे 16 प्रतिनिधि थे और ब्रिटिश भारत के टोटल 57 राजनीतिक नेता थे। तो ये जो है टोटल, ये ऐसे करके टोटल कितने प्रतिनिधि थे? 89 प्रतिनिधि थे तो इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थिति नहीं हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुई थी तो इसमें जो है किसी भी कांग्रेस नेता ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मतलब सेकेंड राउंड टेबल, ये कब होती है? 7 सितंबर 1931 को शुरू होती है और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त होती है। तो याद रखिएगा कि 1931 में ये सेकेंड राउंड टेबल होती है और इसमें क्या होता है? कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करती है। फर्स्ट वाले में हमने देखा प्रथम राउंड टेबल थी, तो उसमें क्या होता है? उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल होती है उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था और यह सम्मेलन भी लंदन में हुआ था। तो जितने भी राउंड टेबल हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो लंदन में होते हैं। और उस समय अगर ब्रिटिश क्राउन की बात करें तो जॉर्ज पंचम थे और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री की बात करें तो रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय जो है ब्रिटिशर्स के प्राइम मिनिस्टर थे। और वायसराय की बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन जो है दूसरी गोलमेज सम्मेलन में वायसराय रहते हैं और पहले गोलमेज सम्मेलन में कौन से वायसराय थे? तो लॉर्ड इरविन थे। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे चेंज हो गए हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वायसराय। वेलिंगटन अब जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के वायसराय रहते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि में जो दूसरी जो सम्मेलन होती है गोलमेज, उसने कांग्रेस ने भाग लिया था, कांग्रेस के नेताओं ने। तो उसमें से कांग्रेस के जो प्रतिनिधि रहते हैं वो महात्मा गांधी रहते हैं, वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि की बात करें सरोजनी नायडू
बेगम जहां आरा शाहनवाज थी। और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि की बात करें तो मदन मोहन मालवीय, दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और मुसलमानों के प्रतिनिधि की बात करें तो आगा खां तृतीय, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। इतने लोगों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 में। तो गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। तो इसी समझौता को क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट बोलते हैं। तो इस समझौते के अनुसार क्या था कि जो दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल मतलब कि जो दिया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और इस समझौते पर गांधी जी एवं अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। तो ये समझौता क्या था कि जो पूना पैक्ट समझौता था ये इसलिए होता है क्योंकि जो अंबेडकर जी थे वो चाह रहे थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए, लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। वो नहीं चाहते थे कि जैसे मुसलमानों को दिया गया है वैसे दलितों को दिया जाए और आगे फिर ऐसे ही कई वर्ग के लोग खड़े हो जाएंगे और निर्वाचन मंडल देने के बाद दूसरा पृथक निर्वाचन मंडल देने के बाद क्या है कि भारत का विभाजन होने का एक खतरा बना रहेगा। तो जिसकी वजह से वो गांधी जी ने आमरण अनशन करना प्रारंभ कर दिया और इसी को रोकने के लिए जो है इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में इस पृथक निर्वाचन मंडल को रोकने के लिए एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है और ये 26 सितंबर 1932 में होता है और इन दोनों के बीच में मतलब अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हस्ताक्षर होते हैं। और इसमें जो सहयोगी कौन-कौन रहते हैं तो ये भी याद रखिएगा। इसमें मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, इन सभी के प्रयासों से ये पूना पैक्ट मतलब सक्सेसफुल हो जाता है और दलित जो है मतलब कि ये पृथक निर्वाचन की जो डिमांड कर रहे थे वो खत्म हो जाती है और जो 71 सीटें मांग रहे थे मतलब अलग से पृथक निर्वाचन मंडल में उनको बढ़ा के 147 कर दिया जाता है, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। अब दूसरी गोलमेज सम्मेलन की जो विफलता के बाद ये जो पृथक निर्वाचन मंडल है वो उसके बाद दूसरी गोलमेज सम्मेलन में की गई थी। तो वही बात है कि वो पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया। तो जो ये क्या होता है कि दूसरी गोलमेज की जो सम्मेलन की ये विफलता का कारण बन जाता है क्योंकि मेन मुद्दा उनका यही था, मेन डिमांड थी कि आपको हम जो है पृथक निर्वाचन मंडल देंगे, दलितों से बोला गया था, लेकिन गांधी जी ने उसको विफल कर दिया। अंग्रेजों के इस प्रयास को विफल कर दिया गया। उसके बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था और तीसरे गोलमेज जो सम्मेलन है उसके कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? वही जॉर्ज पंचम जो पहले में भी थे, दूसरे में भी थे और प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, ये भी प्रथम में भी थे और द्वितीय में भी थे और तृतीय में भी रहते हैं। उसके बाद देखते हैं वायसराय। तो वायसराय ये लॉर्ड वेलिंगटन, प्रथम में इरविन थे, जो फर्स्ट राउंड टेबल हुई इसमें इरविन थे, सेकंड में भी वेलिंगटन थे और थर्ड में भी वेलिंगटन रहते हैं। और इसमें बात करें तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था ये तीसरे गोलमेज सम्मेलन में और इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और कांग्रेस ने केवल एक राउंड टेबल में भाग लिया था, वो था सेकेंड राउंड टेबल में, बाकी ना फर्स्ट में भाग लिया था ना ही थर्ड में भाग लिया था। नेक्स्ट ईयर आता है 1935। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और ये जो अधिनियम था 1937 में लागू हुआ। यह लॉर्ड लिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था जो यह अधिनियम था। और उसके बाद आता है वर्ष
1939 इस समय क्या होता है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और ये जो विश्व युद्ध था ये 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, मतलब अप्रॉक्स जो है ये 6 वर्षों तक चलता है। और उसके बाद वर्ष आता है 1940 1940। इस समय क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो 1906 में 1906 में जो स्टेब्लिश हुई थी के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है। तो मुस्लिम लीग ने 1940 में अलग देश पाकिस्तान की मांग की। उसके बाद आता है वर्ष 1942, 2 साल बाद क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 में और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये ब्रिटेन के जो विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार थी उसमें ये श्रम मंत्री थे। और जो ये मतलब क्रिप्स मिशन आया था जिसके प्रमुख थे ये जो उस टाइम जो गठबंधन की सरकार थी ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की, उसके ये श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य था जो दूसरा विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की बहुत हेल्प की थी। भारतीयों को मतलब भारतीयों ने काफी बढ़ चढ़कर सहयोग किया था, उनके फौज में शामिल होके उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन अब जो है गांधी जी समेत सभी भारतीय समझ चुके थे कि मतलब इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है अगर हम युद्ध में इनका सपोर्ट करेंगे। जैसे इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में उल्टा इन्होंने क्या रॉलेट एक्ट लाके और ज्यादा भारतीयों को दबाने की कोशिश की थी। तो जिसकी वजह से ये क्रिप्स मिशन आया था कि भारतीयों को कन्विंस कर सके जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उसमें जो है ब्रिटेन की सहायता करने के लिए। तो ये पूरा इसका मोटिव था, इसका उद्देश्य था और ये आया था 1942 में और इसके जो प्रमुख थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट इसी वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 8 अगस्त 1942 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑपरेशन 0R चलाया गया और इसके तहत गांधी जी समेत लगभग सभी जो बड़े नेता थे उस समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया जिससे इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके। और जो गांधी जी थे उनको जो है गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया था और इसको दबाने की अंग्रेजों की पूरी कोशिश थी इस आंदोलन को दबाने की। लेकिन जो कई नेता थे जो थोड़े से छोटे नेता थे और भी कई जो इंडियंस थे भारतीय थे वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिए और साथ में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया इस आंदोलन में और ये आंदोलन काफी हद तक सफल आंदोलन रहा और ये स्वतंत्रता का सबसे बड़ा और आखिरी आंदोलन कहा जा सकता है क्योंकि इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स की स्थिति भारत में काफी कमजोर हो गई थी। नेक्स्ट ईयर आता है 1945। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी और इस बैठक को शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। 1945 में हुई थी और उस समय वायसराय कौन थे, वेवल। यह वेवल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ। जो ये सम्मेलन हुआ था ये विफल साबित हुआ था। इसमें क्या होता है कि जो कांग्रेस के नेता रहते हैं और जो मुस्लिम लीग के नेता रहते हैं उनके बीच में कुछ सीटों का बंटवारा किया गया था जिससे उन दोनों के बीच में जो बात है वो सीटों की जो बात होती है वो बन नहीं पाती है और ये जो सम्मेलन होता है ये विफल साबित हो जाता है। उसके बाद वर्ष आता है 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है और इसका उद्देश्य रहता है भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना और साथ ही साथ एक भारत में एक संविधान सभा को तैयार करना और एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। ये प्रमुख उद्देश्य कैबिनेट मिशन के रहते हैं जो 1946 में आता है। नेक्स्ट ईयर आता है 1947। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का
34वां एवं अंतिम जो गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत आते हैं और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात माउंटबेटन ने ये मतलब निष्कर्ष निकाला कि भारत का जो विभाजन है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन जाते हैं। तो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, वो किसकी योजना के अनुसार होता है? लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार होता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो विभाजन के बाद ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में ये डिवाइड हो जाता है और ये जो पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम की जो है जनसंख्या ज़्यादा रहती है, जो हिंदू की जनसंख्या जहाँ ज़्यादा रहती है, उसे इंडिया बना दिया जाता है, यानी भारत बना दिया जाता है। तो ये 1947 आफ्टर पार्टीशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैप। तो ये था आज का जो है आंदोलन से रिलेटेड सभी फैक्ट हमने यहाँ पे कवर किए। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।